हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारी पीडियाट्रिक मैराथन की 4th क्लास। पीडियाट्रिक मैराथन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हर 3 दिन के अंदर एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विद रैशनल। ये 10 क्वेश्चन मैं सबसे पहले अपलोड करता हूं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर और एक व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगर आप भी चाहते हो कि आपको ये क्वेश्चंस पहले देखने को मिल जाए तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं अपने क्वेश्चन रेगुलरली डालता रहता हूँ और उनके आंसर भी आपको वहीं मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अ न्यूबॉर्न इज एडमिटेड टू द न्यूनेटल केयर यूनिट with choanal atresia. What part of the infant body should be the nurse assess? अब इन्होंने पूछा कि कोइनल अट्रेजिया जो है किसी बच्चे को, ठीक है, तो कौन सा बॉडी पार्ट इसके अंदर बेसिकली अफेक्ट होता है। मैं आपको बता दूं तो कोइनल अट्रेजिया बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा नेजोफेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला होता है आपका नेजोफेरिंग्स, देन ये वाला पार्ट जो हमारे माउथ से गया हुआ दैट इज ओरोफेरिंग्स, और जो माउथ से नीचे हमारे लैरिंग्स जो होता है, मतलब ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, तो 3 पार्ट होते हैं फेरिंग्स के। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो नेजोफेरिंग्स है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है। अब देखो, पहले आप नॉर्मल पिक्चर को देखो। ये नोस्ट्रिल्स, मतलब यहां से एयर गई, यहां से गई, यहां पर जाकर हमारी ओरोफेरिंग्स से आ गई, ओरोफेरिंग्स से लाइरेंजोफेरिंक्स से और हमारे ट्रेकिया से अंदर। ठीक है, तो ऐसे हमारी एयर एंटर करती है और ऐसी वो एग्जिट कर जाती है। बट कोइनल अट्रेजिया के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि यहां से एयर अंदर जाएगी, बट यहां पर आप देखोगे आगे कोई रास्ता ही नहीं है ना, क्या है, बंद है ये। तो ये बोन, ठीक है, बेसिकली इसके अंदर 90% बोन और 10% सॉफ्ट टिश्यू ये ओवरग्रो हो जाते हैं और इस नेजोफेरिंग्स एरिया को क्या कर देते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट। इट कैन बी यूनिलेटरल, मतलब दोनों नोस्ट्रल्स को भी अफेक्ट कर सकता है और एक नोस्ट्रल्स को भी अफेक्ट करता है। बायलेटरल मिल सकता है और यूनिलेटरल मिल सकता है। ठीक है, बट मोस्ट कॉमनली ये बायलेटरल देखने को मिलता है और ये पूरा का पूरा नेजोफेरिंग्स क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि बच्चा यहां से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट नहीं कर सकता और यहीं से उसको ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना पड़ेगा, कहां से, माउथ से ही। और माउथ से ही वो फीडिंग भी लेगा, तो बच्चा क्या करेगा, फीड छोड़ने लग जाएगा, साइनोस होने लग जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साइन आने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट क्या है, वो है केवल सर्जरी। ठीक है, ओके। सो कोइनल अट्रेजिया के अंदर रेक्टम नहीं, नेजोफेरिंग्स यस, रॉन्ग, और लेरिंजोफेरिंग्स भी नहीं। ठीक है, लेरिंजोफेरिंग्स मतलब नीचे, और ये कौन सा पार्ट है, नेजोफेरिंग्स, बेसिकली ये अफेक्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, a nurse is performing a physical examination on with a Down syndrome. For what anomaly should assess the child? एक बच्चा जिसको डाउन सिंड्रोम है, तो इनमें से कौन सा फीचर्स देखने को मिल सकता है, तो वही फीचर्स उन्होंने पूछे हैं। अब पहला फीचर बात करते हैं, बल्जिंग फोंटले। बल्जिंग फोंटले बेसिकली तब देखने को मिलता है जब आईसीपी इंक्रीज हो, और डाउन सिंड्रोम के अंदर आईसीपी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो नॉर्मल रहता है। तो आईसीपी इंक्रीज नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट है स्टिफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। स्टिफ मतलब मसल्स क्या हुई, काफी स्टिफ हो रखी है। ठीक है, उसको बोलेंगे जैसे टेटनाई वगैरह में देखने को मिलती है। तो यहां पर मैं अगर आपको बता दूं तो डाउन सिंड्रोम के अंदर बेसिकली हाइपोटोनिया देखने को मिलता है, मतलब टोनिसिटी कम मिलेगी, स्टिफ नहीं मिलेगी आपको, बहुत लूज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है अबनॉर्मल हार्ट साउंड। ठीक है, हाँ, ये देखने को मिलता है, तो मैं इसको राइट मान लेता हूं, इनको क्रॉस कर देता हूं। अगला भी देख लेते हैं क्या है, दैट इज अनयूजुअल प्यूपिलर रिएक्शन। तो प्यूपिलर रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं मिलता। इनिशियली बच्चे की जो प्यूपिल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट देखने को मिलती है, और जो कि हर बच्चे के अंदर देखने को मिलती है, ना कि डाउन सिंड्रोम वालों के अंदर, क्योंकि जो मसल्स है अभी वो वेल डेवलप नहीं हुई है, इसलिए वो कंस्ट्रिक्ट देखने को मिल रही है। जैसे जैसे डेवलप होने लग जाएंगी तो प्यूपिल लाइट से और रिएक्ट करने लग जाएंगी और डायलेट भी होने लग जाएंगी। ठीक है, बट इनिशियली वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, जो कि नॉर्मली सब बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अब नॉर्मल हार्ट साउंड क्यों।
मैं आपको बता दूं, डाउन सिंड्रोम के साथ एक कंडीशन एसोसिएटेड होती है, कंजेनाइटल डिफेक्ट। कंजेनाइटल डिफेक्ट, और ये डिफेक्ट होता है आपका हार्ट डिफेक्ट, और इसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। तो सीएसडी देखने को मिलता है। सीएसडी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है साइनोटिक, एक होता है एसाइनोटिक। साइनोटिक वो जिसके अंदर साइनोसिस देखने को मिलेगा, एसाइनोटिक जिसके अंदर ज्यादा कुछ सिम्टम्स, मतलब ये कंडीशन एसिम्प्टोमेटिक रहती है, मतलब इसके अंदर साइनोसिस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर डाउन सिंड्रोम के अंदर हमें देखने को मिलता है एएसडी, जिसको बोलते हैं हम एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जो हार्ट होता है ना, हमें पता है हमारे हार्ट के 4 चैम्बर, मैं ऐसे ही बना देता हूं पहले, सॉरी, ओके, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अगर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में कोई ओपनिंग रह जाती है, अगर राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में कोई ओपनिंग रह जाती है, उसको बोलते हैं हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो इसके अंदर एएसजी देखने को मिलता है। एएसजी के भी 3 टाइप होते हैं, उसमें से जो इसके अंदर देखने को मिलता है वो होता है हमारा ऑस्टियम प्रीमियम, या फिर आपको देखने को मिल सकता है एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जो हमारे एवी एट्रियल वेंट्रिकुलर जो कैनाल होता है वहां पर कुशंस नहीं बन पाते, मतलब वहां पर एंडोमेट्रियल सेल्स नहीं बन पाते, जिसकी वजह से यहां पर जो भी ब्लड आएगा वो फ्लो करेगा सभी चैम्बर्स के अंदर। ठीक है, लोअर साइड में देखने को मिलता है, मतलब कि ये हमारे ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल होते हैं। ठीक है, और यहां पर ये डिफेक्ट, मतलब इस ये पर्टिकुलर पार्ट को, ये वाला पार्ट फॉर्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से अब भी जो ब्लड आएगा वो यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा। इसको बोलते हैं हम एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट। ठीक है, तो ये भी देखने को मिल सकता है और एएसडी भी देखने को मिल सकता है, बट मोस्ट कॉमनली आपको एएसडी देखने को मिलेगा। और एएसडी का एक टाइप जिसको बोलते हैं ऑस्टियम प्रीमियम। ऑस्टियम प्रीमियम इसको बेसिकली इसलिए बोलते हैं क्योंकि कि ये जो डिफेक्ट होता है ना, ये बिल्कुल लोअर पोर्शन पे देखने को मिलता है, लोअर पोर्शन ऑफ द एट्रियम, मतलब नीचे की तरफ देखने को मिलता है। ओपनिंग जो होती है नीचे की तरफ होती है, बट काफी छोटी होती है, तो जिस वजह से बच्चे के अंदर कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने को नहीं मिलते, बट अबनॉर्मल हार्ट साउंड देखने को मिल सकती है। जब भी हमारे पास कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम वाला आएगा तो सबसे पहले हम मतलब उसकी अबनॉर्मल हार्ट साउंड को सुनेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when explaining the occurrence of febrile seizures to a parents, what information should the nurse provide? जब भी फेब्राइल सीजर्स होते हैं, ठीक है, फेब्राइल सीजर्स बेसिकली हमारे अंदर देखने को नहीं मिलते, मतलब एडल्ट या ओल्डर एज के अंदर देखने को मिलते, इवन एडोलसेंस के अंदर भी देखने को मिलते। फेब्राइल सीजर्स बेसिकली तब देखने को मिलते, देखो अब नाम से पता लग रहा है फेब्राइल मतलब फीवर की वजह से सीजर्स आना। अगर मैं एज की इंसिडेंस की बात करूं तो 6 मंथ टू 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं 5 साल तक के, उनके अंदर फेब्राइल सीजर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसका रीजन ये होता है जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कितना, मोर देन 39 डिग्री सेल्सियस, तो फेब्राइल सीजर्स देखने को मिल सकते हैं। नहीं, जब मोर देन 39 डिग्री सेल्सियस बार बार रिपीटेडली हो जाए, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार बढ़ने लग जाए, अभी 39 बढ़ा, फिर थोड़ी देर बाद फिर 39, फिर थोड़ी देर बाद फिर 39, अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहे तो फेब्राइल सीजर्स होने के चांसेस हो जाते हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जब भी सीजर्स आते हैं कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट कॉज करते हैं। ठीक है, बट इन सीजर्स के अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल या फिर कोई लॉन्ग टर्म डिफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ये कंडीशन जो होती है थोड़ी सी माइनर मतलब होती है, और जैसे अब टेम्परेचर बच्चे का लो हो जाएगा ये सीजर्स अपने आप सबसाइड हो जाएंगे, कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. व्हेन एक्सप्लेनिंग द occurrence ऑफ फेब्राइल सीजर्स टू पेरेंट्स व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स प्रोवाइड. सबसे पहले ऑप्शन दे में अगर इन अ माइनर इलनेस, मतलब माइनर इलनेस का मतलब यह कि मान लो बच्चे को किसी भी रीजन से फीवर आ गया, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, किसी वजह से कोई फीवर आ गया, बार बार उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार रिकरेंट बढ़ती जा रही है और मोर देन 39 देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इस माइनर इलनेस की वजह से सीजर्स आ सकते हैं. तो ये एक हमारा आंसर हो सकता है. बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं. कॉज इज यूजुअली रीडली आइडेंटिफाइड. मैं आपको बता दूं कि फिब्राइल सीजर्स का अभी तक कोई रीजन पता नहीं चला है कि क्यों बच्चे के अंदर, इसी एज ग्रुप के अंदर जब भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो सीजर्स क्यों आते हैं, वो अभी तक आइडेंटिफाइबल नहीं हुआ है. ठीक है, तो रेडली आइडेंटिफाइबल का मतलब होता है कि जो प्रूव हो चुका हो. ठीक है, तो ये आंसर गलत हो गया. यूजली डोंट अकर ड्यूरिंग इन टॉडलर. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 महीने से 5 साल के बच्चे के अंदर देखने को मिलता है, और जो टॉडलर होता है वो 1 to 3 ईयर्स वाले बच्चे होते हैं. तो ऑब्वियसली बात है और टॉडलर के अंदर देखने को मिलता है, बट ये कह रहा है नहीं देखने को मिलता, तो क्रॉस. फ्रीक्वेंसी ऑकरेंस इज ग्रेटर इन फीमेल्स देन मेल्स. अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूं वो ये है कि मेल्स के अंदर 2 times ज्यादा देखने को मिलता है इन कंपेयर टू फीमेल्स. मतलब कि फीमेल को, अगर एक फीमेल को हो रहा है तो वहीं वो 2 मेल के अंदर देखने को मिलेगा. मतलब मेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है इन कंपेयर टू फीमेल. और ये क्या कह रहा है, ग्रेटर इन फीमेल्स देन मेल्स. तो ये आंसर भी हमारा गलत हो गया. आंसर क्या गया हमारा, दे मे अकर इन अ माइनर इलनेस. नेक्स्ट बात करते हैं. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंफेक्शियस क्रूप इन चिल्ड्रन इज. मैं आपको बता दूं कि क्रूप जो होता है वो बेसिकली अफेक्ट करता है हमारे लैरिंक्स को, सॉरी बेसिकली हाँ लैरिंक्स को, लैरिंक्स के ग्लॉटिस को. ठीक है, इसी कंडीशन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एक्यूट लैरिंजो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस. ये जो होता है ये बेसिकली क्रूप के 4 टाइप होते हैं. एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, एक्यूट लैरिंजाइटिस, एक्यूट स्पाज्मोडिक लैरिंजाइटिस और एक्यूट लैरिंजोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस. इनमें जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो हमारा यही होता है, दैट इज एक्यूट लैरिंजोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस. इसीलिए मोस्ट कॉमन है, इसलिए इसको हम क्रूप भी बोल देते हैं. ठीक है, अगर मैं इसका रीजन बताऊं तो इसका रीजन होता है वायरल इन्फेक्शन. और वायरल इन्फेक्शन कौन सा इन्फेक्शन, दैट इज पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस. पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से देखने को मिल सकता है. तो एस निमोनिया नहीं, मम्स वायरस नहीं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप नहीं, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस. तो ये रीजन होता है किसका, क्रूप का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है. ए 5-year-old फीमेल कंप्लेन्स ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन एंड नमनेस इन द लेटरल पार्ट ऑफ हैंड. ऑन एग्जामिनेशन फैलन टेस्ट इज पॉजिटिव. विच नर्व इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन. ओके, तो एक 5 साल की फीमेल है जो कंप्लेन कर रही है टिंगलिंग सेंसेशन, मतलब नमनेस और झंझनाहट है ना, उसको फील कर रही है. द लेटरल पार्ट ऑफ द हैंड, मतलब हाथ के लेटरल साइड, मतलब दिस साइड वो क्या कर रही है, उसको फील हो रहा है. और फैलन टेस्ट के जो कि पॉजिटिव. फैलन टेस्ट क्या होता है, बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूं. ये फैलन टेस्ट होता है. इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे दोनों डोर्सल पार्ट को ऐसे करते हैं, मिलाते हैं और ऐसे चेस्ट तक हमारी जो एल्बो होती है वैसे इसके फ्रंट पर होती है और इसको ऐसे रखते हैं. ठीक है, इसको रीजन रखने का रीजन ये होता है ताकि हम ज्यादा ज्यादा फ्लेक्शन कर सके. मैं आपको रीजन बता देता हूं कि इसके अंदर क्या कंडीशन देखने को मिल रही है. आप जैसे कि ये डायग्राम देख रहे हो और इस डायग्राम के अंदर आप ये देखना, ओके. तो ये जो आपको ये जो चीजें दिखाई दे रही है, दीज आर द कार्पल बोन्स. ये हमारी कार्पल. ये कार्पल जब ये सबकी सब कार्पल मिलकर एक कैनाल बना देती है. कैनाल मतलब एक गुफा बना देती है. कैसे, देखो ये कार्पल बोन आपस में जुड़ी हुई है, तो इस साइड से ये एक बाउंड्री बन गई है ना, ये एक बाउंड्री ऐसे बन गई. ठीक है, यहां से जब 2 बोन को आपस में जो जोड़ता है उसको बोलते हैं हम लिगामेंट. तो ये देखो ये है लिगामेंट. ठीक है, और
अब इस लिगामेंट और कार्पल बोन से क्या हो गया, एक टनल बन गया, एक गुफा बन गई, तो इसको बोलते हैं हम कार्पल टनल। इसी टनल के अंदर से हमारे टेंडन्स जाते हैं और हमारी नर्व क्रॉस ओवर होती है। ठीक है, अब किसी भी रीजन से या तो टेंडन स्वेल हो जाए, या लिगामेंट स्वेल हो जाए, या अंदर कोई हेमरेज हो जाए, या फिर ये बोन फ्रैक्चर हो जाए, और उस रीजन की वजह से क्या हो कि ये पुश करे इस टनल को अंदर की तरफ। ठीक है, या फिर अगर ये टेंडन्स इन्फ्लेम्ड हो गए तो ये पुश करेंगे दूसरे वाले को, दूसरा उसको पुश करेगा। अब क्योंकि ये टनल बन गई है, गुफा बन गई है अंदर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया। ये ना तो ज्यादा एक्सपेंड हो सकती है, डिस्टेंडेड हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये बोन्स है, बोन्स को हम शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, और लिगामेंट्स काफी स्ट्रांग होते हैं, टेंडन से भी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो उसको शिफ्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से यहां अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। अब आप इसके अंदर ये येलो पार्ट देख रहे होगे, ये वाले येलो पार्ट, इसको बोलते हैं मीडियन नर्व। ठीक है, अब जब ये टेंडन्स इन्फ्लेम्ड होंगे, या फिर यहां कोई हेमरेज होगा, या फिर कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, इस मीडियन नर्व को कंप्रेस करेंगे। और जब ये नर्व कंप्रेस होगी तो उसकी वजह से देखने को मिलेंगे आपको क्या, कुछ क्लिनिकल फीचर्स, जैसे कि टिंगलिंग सेंसेशन एंड नमनेस। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि ये जो हमारी मीडियन नर्व है, ठीक है, ये कहां कहां पर सप्लाई होती है। ये देखो, ये येलो पार्ट कहां का जा रहा है, हमारे थंब पर, देन इंडेक्स फिंगर, देन मिडिल फिंगर, देन रिंग फिंगर, बट लिटिल फिंगर की तरफ नहीं जा रहा। अगर पेशेंट हमारे पास कंप्लेन करता है कि मेरे इस हाथ में झंझनाहट है या नमनेस है, ठीक है, तो हम पूछेंगे क्या इस फिंगर में भी है, तो वो उसको मना कर देगा। बाकी सब जगह क्या होगा, हर जगह उसको पेन या फिर नमनेस फील होगी, तो हम समझ जाएंगे कि मीडियन नर्व क्या हो गया, कंप्रेस हो गया है। बाकी इस टेस्ट को और ज्यादा आइडेंटिफाई करने के लिए, पॉजिटिव निकालने के लिए या फिर प्रूव करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है फेलन टेस्ट। फेलन टेस्ट मैंने आपको बता दिया, दोनों हाथों को ऐसे करेंगे। जब हम उसको ऐसे करेंगे तो हमारी जो टेंडन्स है और ज्यादा फ्लेक्स होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगी, उनकी विड्थ बढ़ेगी। और जब उनकी विड्थ बढ़ेगी तो वहां जो टनल के अंदर क्या था, पहली एरिया कम था, वो क्या करेंगे, और ज्यादा कंप्रेस करेंगे मीडियन नर्व को, और जैसे ही वो ऐसे करेगा तो पेशेंट को पेन फील होगा। हाँ, एक चीज और क्या है कि इसका एक ड्यूरेशन है, हमें पेशेंट को बोलना है कि आपको 1 मिनट के लिए ऐसे खड़ा होना है। ठीक है, तो वो इतने टाइम खड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब इतने टाइम इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, उसको पेन या नमनेस फील होना स्टार्ट होगा। अगर ऐसा होता है विद इन 1 मिनट तो हम कहेंगे फेलन टेस्ट इज पॉजिटिव। तो 5-year-old female complains of tingling sensation in the lateral part of hand on the examination फेलन टेस्ट is positive when nerve is involved in this condition। कौन सी नर्व होती है, तो मीडियन नर्व होती है ना, बाकी तो बनते ही नहीं है। तो मीडियन नर्व इफेक्ट होती है। अब ये होता क्यों, उसके रीजन क्या, बहुत सारे रीजन होते हैं। जो अडल्ट होते हैं वो जो टाइपिंग करते हैं तो क्या कहते हैं, बार बार फिंगर्स फ्लेक्स होती हैं, तो टेंडेंस क्या हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। या फिर जो वॉलीबॉल खेलता है, या फिर जो बैडमिंटन खेलता है, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर बहुत बार विग्रस मूवमेंट होती है हमारी, किसकी, हाथों उंगलियों की या फिर हमारे रिस्ट की, तो उसकी वजह से टेंडेंस क्या हो जाते हैं, हमारे इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और मीडियन कंप्रेस होती है और पेन फील होता है। इवन अगर आप भी बार बार इसको ऐसे करोगे तो आपको थोड़ी देर में यहाँ पेन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेंटेनिंग पेटेंसी ऑफ डक्टस आर्टरोसिस। तो डक्टस आर्टरोसिस बेसिकली क्या होता है, आर्टरोसिस, डक्टस मतलब एक डक्ट के बीच में, आर्टरीज के बीच में। तो हमारा जो हार्ट होता है, यहां से निकलती है हमारी आयोटा, और इसको बना देते हैं ब्लू से, और यहां से निकलती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। तो इस आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक डक्ट कनेक्ट करती है, ठीक है, और इस डक्ट को बोलते हैं हम डक्टस आर्टरोसिस। ड्यूरिंग फीटल लाइफ, जब बच्चा मदर वुम के अंदर होता है, तो ये जो डक्टस आर्टरोसिस है ये ओपन रहती है, और जो ब्लड होता है वो पास होता है कहां से, हमारी पल्मोनरी आर्टरी से हमारे आयोटा के अंदर। ठीक है, बट जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है तो ये डक्टस आर्टरोसिस क्लोज हो जाती है। देखो, इसका क्लोज होने का एक रीजन होता है
वो रीजन ये होता है कि ये डक्टस आर्टरोसिस ओपन रहती है जब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बढ़ा रहता है बॉडी के अंदर, और ये तब रिलीज होता है, और ये रिलीज कौन करता है? इसी हमारी डक्टस आर्टरोसिस की एंडोथीलियल लेयर, ठीक है। ये जो डक्टस आर्टरोसिस है, ये इसकी जो एंडोथीलियल लेयर है, ठीक है, ये बेसिकली रिलीज करती है क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन E2। और ये रिलीज तब करती है जब ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होती है, मतलब यहां से जो ब्लड पास होगा अगर उसके अंदर ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज होता रहेगा। अब फीटल लाइफ में ये ओपन इसलिए रहते हैं क्योंकि बच्चा जो होता है उसका ब्लड सैचुरेट, मतलब उसका ब्लड जो होता है उसको ऑक्सीजन मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, क्योंकि लंग्स तो काम करते नहीं है, तो वो जब ब्लड जाता है, ठीक है, वो कई ब्लड से मिक्स होता है जिसकी वजह से उसकी सैचुरेशन कम हो जाती है। अब जब सैचुरेशन कम होगी तो जब पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तकरीबन बताऊं तो 52% इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है उस टाइम। तो जैसे ये ब्लड आयोटा के अंदर से ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 रिलीज होगा, और ये क्या रखेगा? पेटेंट रखेगा किसको? डक्टस आर्टरोसिस को। बट जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन 52 से 100% हो जाती है, क्योंकि लंग्स काम करने लग जाते हैं, और जैसे ही यहां पर 100% ऑक्सीजन जाता है, इससे पास होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 कम हो जाता है और ये डक्टस आर्टरोसिस क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये है बिफोर एंड आफ्टर बर्थ की कहानी। अब क्वेश्चन पे आता है ड्रग ऑफ चॉइस टू मेंटेनिंग पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस, मतलब हमें कोई ऐसी ड्रग देनी पड़ेगी जो क्या रिलीज करे? प्रोस्टाग्लैंडिन E2। तो ये मैं आपको बता देता हूं। ओके, जो भी हमारी नसेड्स होती हैं, वो होती है एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन, एंटी PG, ठीक है, ये लिख देता हूं मैं। तो एबियोप्रोफिन हमारी नसेड्स है, तो ये हमें क्या रखनी है? पेटेंट रखनी है, ना कि क्लोज करनी है। अगर क्लोज करनी होती तो ये ड्रग हम दे सकते थे, तो ये हो गया रॉन्ग, ठीक है। इंडोमिथासिन ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी? PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन का काम करती है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसके अंदर। तो ये भी हम नहीं देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? उसको पेटेंट करना है। एस्पिरिन क्या है? ये भी हमारी नसेड्स है, तो ये भी हम नहीं देंगे। एल्प्रोस्टैडल, ये हमारी एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं है, बल्कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, PGE1 बोलते हैं हम इसको, ठीक है, जो क्या करेगी? इस डक्टस आर्टरोसिस को पेटेंट करने का काम करेगी। तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेंटेनिंग पेटेंट डक्टस आर्टरोसिस दैट इज एल्प्रोस्टैडल। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है द नर्स ऑब्जर्व दैट ए 3 year old चाइल्ड इन अ क्रिब मतलब झूले के अंदर है, हैज ए क्लैम्प्ड जॉ and is having a tonic-clonic seizure. What is the priority nursing responsibility at this time? एक 3 साल का बच्चा है जो पालने के अंदर है, जैसे ही आप देखते हो कि उसके जो क्लैम्प हो गए, मतलब उसने अपने दांतों को बिल्कुल बंद कर लिया है, ठीक है, और टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स मतलब कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, ठीक है, तो सीजर्स आ गए हैं, तो आपकी पहली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो बच्चे का हो, चाहे वो अडल्ट का हो, चाहे वो ओल्डर का हो, ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। ओके, अब देखते हैं यहां पर अप्लाई रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। अगर मान लो आपने उसको रिस्ट्रेंट कर दिया, ठीक है, अब उसको थोड़ी पता है, वो तो अपने कंट्रोल में नहीं है, तो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स तो चल रहे हैं, तो वो क्या करेगा? उसको जितना चाहेगा उतना खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह फ्रैक्चर हो सकते हैं, मसल्स टीयर हो सकती है, स्किन टीयर हो सकती है। तो कभी भी अगर इवन पेशेंट रिस्ट्रेन होता है तो उसको हमें लूज कर देना है, ठीक है। तो ये क्रॉस हो गया। सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन। देखो इस टाइम टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स के अंदर, ठीक है, आप कितनी भी ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन उसके पास नहीं जाएगी, ठीक है। इवन बच्चा एपनिक हो जाता है इसके अंदर, तो ऑक्सीजन का कोई बेनिफिट नहीं है, वो देने की जरूरत नहीं है आपको। जैसी सीजर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप उसको लेटरल पोजीशन में रखो और आप ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हो उस टाइम, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर चला गया। प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम द सेल्फ इंजरी। सेल्फ इंजरी से हमें बच्चे को बचाना है। अगर मान लो क्रैब के अंदर है, साइड में जो क्रैब है वो एल्यूमिनियम का है या फिर वुडन का है या फिर आयरन का है, तो साइड में आप कुछ सॉफ्ट पिलो वगैरह रख दो ताकि उसके हाथ उस पर लगे तो वो अपने आप को सेल्फ इंजरी ना करे, ठीक है। और उसको आप लेटरल पोजिशन दे सकते हो, ठीक है, ताकि जो म्यूकस वगैरह रिलीज हो रहा है वो एस्पिरेट ना कर जाए, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है। 4 देख ले, इंसर्ट अ प्लास्टिक एयरवे इन द चाइल्ड माउथ। अब वो ऑलरेडी कह रहा है क्या है? क्लैम्प जो मतलब उसने अपने दांतों को प्लेस दबा रखा है,
ठीक है, अगर दबाएगा भी नहीं, अगर उसको इंसर्ट कर दोगे तो फिर भी उसको क्या कर सकता है, कट कर सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ भी इंसर्ट नहीं करना है। ठीक है, इससे उसके टीथ वगैरह या फिर वो सेल्फ इंजरी की तरफ ही जाएगा। तो ये भी हमारा क्रॉस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ चेयर और इन अ प्ले ग्राउंड starts to have a tonic clonic seizures with a clenched jaw. What is the nurse best initial action? तो वही बात है कि सीजर्स आ गए, तो मैंने बताया था कि पहली हमारी क्या प्रायोरिटी, पेशेंट सेफ्टी। और वो कहाँ बैठा हुआ बच्चा, एक चेयर पर बैठा हुआ है। तो ऑप्शन है अटेम्प्ट टू ओपन द जॉ, तो बिल्कुल नहीं करेंगे, वो आपने वॉलेंट्रीली नहीं कर रहा, वो कंडीशन इनवॉलेंट्री हो रही है, तो हम जॉ वगैरह ओपन नहीं करेंगे। सेकंड, प्लेस द चाइल्ड ऑन द फ्लोर। ये आंसर हो सकता है क्योंकि बच्चा चेयर से नीचे गिर सकता है। ठीक है, जो कि उसको इंजरी कोज कर सकती है, तो हमें बच्चे को फ्लोर पर लिटा देना है, लेटरल पोजीशन पर। कॉल द फिजिशियन, सबसे पहले प्रायोरिटी तो हमारी ये होगी, उसके बाद हम फिजिशियन को कॉल कर सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा हेल्प के लिए बुला सकते हैं। तो अभी ये आंसर नहीं है। प्लेस अ पिलो अंडर द चाइल्ड हेड। अब बहुत से बच्चों ने इसको आंसर माना है, बट मैं इसको आंसर इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि अगर आप बच्चे की हेड के नीचे पिलो रख दोगे तो उसका सिर ऐसे आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ये एयरवे है जो कि ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, और ये हो जाएगा ऐसे। मतलब यहां से क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, और जब ये बैंड हो जाएगा तो यहां से एयरवे एक्सचेंज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बच्चा एपनिक होने लग जाएगा। तो हमें एयरवे को स्ट्रेट रखना है, तो बच्चे को स्ट्रेट रखना है, ना कि उस पिलो रखनी है पीछे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ 10-year-old चाइल्ड प्रेजेंट विद वेब नेक, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, शिल्ड चेस्ट, शॉर्ट स्ट्रेचर, swollen foot, USG abdomen short, small uterus, straight gonads, identify the diagnosis। तो एक 10 साल की बच्ची है और वेब नेक देखने को मिल रहा है। वेब नेक बेसिकली क्या होता है, अच्छा इसमें मैंने फोटो नहीं डाली है, कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। वेब नेक बेसिकली क्या होती है कि जैसे मान लो ये एक बच्चा है, ये उसका फेस है और ये नेक है। तो वेब नेक के अंदर क्या होता है कि ये थोड़ी सी ऐसे होती है स्ट्रेच, मतलब यहां तक आपको उसकी स्किन देखने को मिलेगी। तो ये जो नेक है काफी वाइड देखने को मिलेगी, मतलब यहां से ऐसे स्टार्ट होगी और यहां तक ऐसे होगी। ठीक है, उसको बोलते हैं वेब नेक। ठीक है, तो ये वेब नेक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, शिल्ड चेस्ट। ठीक है, और इवन जो होता है कि जो बेसिकली ये जो कंडीशन होती है ये देखने को मिलती है फीमेल्स के अंदर। और फीमेल्स के अंदर क्यों, क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूं कि जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर दैट इज 46, जिसके अंदर 44 हमारे ऑटोसोम्स होते हैं और जो 2 होते हैं वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। दैट कैन बी अ XX और XY। ठीक है, तो XY मेल के अंदर और XX फीमेल के अंदर। इस कंडीशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं आपके 45। ठीक है, मतलब केवल एक ही X प्रेजेंट होता है, दूसरा नहीं होता, तो इसको हम X नोट के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली आपको फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो केवल एक ही X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एक नहीं होता, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। इसके फीचर्स क्या क्या है मैं आपको बताता हूं। शॉर्ट स्ट्रेचर, छोटा दिखाई देगा पर्सन वो। स्वोलन फुट, मतलब उसके हाथ और पैर, ठीक है, उनके अंदर अडीमा देखने को मिलता है, मतलब इस डोर्सल एस्पेक्ट पर आपको अडीमा देखने को मिलेगा। ठीक है, और पैरों के अंदर भी आपको अडीमा देखने को मिलेगा। बाकी मैं आपको इमेज अभी डाल देता हूं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसके हाथ और पैर क्या हो गए, स्वलन हो गए हैं। ये आप दूसरी इमेज देख सकते हो जिसके अंदर हमें वेब नेक देखने को मिल रही है। ठीक है, क्लियर, स्मॉल यूट्रस एंड स्ट्रिक्ट गोनेड्स देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही एक्स प्रेजेंट है। ठीक है, इस वजह से। तो टर्नर सिंड्रोम इसका आंसर है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। और डाउन सिंड्रोम के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये भी एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है जिसके अंदर ट्राइजोमी हो जाती है 21 क्रोमोसोम की। देखो यहां पर क्या हो गया था, मोनोजोमी हो गई, मतलब एक कम हो गया है क्रोमोसोम। ठीक है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, मतलब टोटल क्रोमोसोम 47 आ जाते हैं और कुछ ये होते हैं। ठीक है, और एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ट्राइजोमी होती है 18th क्रोमोसोम की।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A 3-year-old child with diarrhea for 2 days was irritable, extremely thirsty. There was no history of vomiting. What is the next step? ओके, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर लगाया है कि हम इसको नॉर्मल सलाइन या फिर आरएल वगैरह ये देंगे, बट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखो, जब भी डायरिया वगैरह होता है तो 3 तरह के डिहाइड्रेशन देखने को मिलते हैं। एक होता है नो डिहाइड्रेशन, एक होता है सम डिहाइड्रेशन, एक होता है सीवियर डिहाइड्रेशन। मैं आपको फीचर्स के अकॉर्डिंग बता देता हूं। ये माइल्ड डिहाइड्रेशन को हम नो डिहाइड्रेशन बोलते हैं, मॉडरेट को हम सम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और सीवियर तो सीवियर ही हो गया। अब इन्होंने बोला है कि वाज इरिटेबल एक्सट्रीमली थर्स्टी। तो जो माइल्ड डिहाइड्रेशन वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, या फिर जो नो डिहाइड्रेशन वाले बच्चे होते हैं, वो इरिटेबल या थर्स्टी नहीं, मतलब वो क्या होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, स्लाइटली इरिटेबल देख रहा हूँ मिलेंगे, बट इतने थर्स्टी और नॉर्मल, थर्स्ट बिल्कुल नहीं, नॉर्मल ही होती है, ना तो इरिटेबल होते हैं और ना ही वो थर्स्टी होते हैं। ठीक है, हाँ, मॉडरेट वाले काफी इरिटेबल होते हैं और एक्सट्रीमली थर्स्टी होते हैं। ठीक है, और जो सीवियर होते हैं वो थोड़े ड्राउजी होते हैं या फिर अनकॉन्शियस होते हैं, जिनको सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। बाकी आप इसकी फोटो ले सकते हो और आप ये भी चेक कर सकते हो। बाकी हम केवल फीचर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतना। वाज इरिटेबल और एक्सट्रीमली थर्स्टी, तो इरिटेबल हो गया और एक्सट्रीमली थर्स्टी हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इस बच्चे को क्या है, सम डिहाइड्रेशन है। मैं आपको बता दूं कि नो डिहाइड्रेशन, इसको हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम घर पर ही देते हैं और इसका ट्रीटमेंट होता है ORS। ठीक है, और बच्चा ब्रेस्ट फीड करता रहे। दूसरा होता है सम डिहाइड्रेशन। सम डिहाइड्रेशन घर पर ठीक नहीं होता है, बेसिकली PHC या फिर जो छोटे मोटे सेंटर होते हैं गांव के अंदर, ठीक है, या फिर क्लिनिक होते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन या फिर डे केयर जो होते हैं, वहां पर ये ट्रीट किए जाते हैं और इसका भी मैनेजमेंट होता है ORS। ORS द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब जिसको हम बाय ओरली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन को हमें बड़े हॉस्पिटल के अंदर ट्रीट करना होता है और इसके अंदर हमें IV फ्लूइड देना होता है। तो मैं आपको बता दूं, केवल सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर IV फ्लूइड क्या दिया जाता है, अदरवाइज बाकी सम डिहाइड्रेशन और नो डिहाइड्रेशन के केवल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी ही दी जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर IV फ्लूइड नहीं देते, तो ये भी हमारे दोनों आंसर गलत हो गए। हम कब देंगे, जब सीवियर डिहाइड्रेशन होगा तब। तो ORS हमारा आंसर हो गया। ओरल जूस से अच्छा ORS है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे कंपोजिशंस है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेसिकली हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, देखो डायरिया की वजह से बेसिकली क्या होता है कि मिकोजल लेयर बहुत ज्यादा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होने की वजह से बहुत ज्यादा फटीग हो जाती है। ठीक है, और फटीग होने की वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आपने देखा ORS के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। देखो, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, सिट्रेट भी है। ठीक है, बट इसी के अंदर हमें मिलता है ग्लूकोज भी। अब ग्लूकोज क्यों, मतलब ग्लूकोज की तो कमी हुई नहीं है, बट फिर भी ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज इसलिए होता है क्योंकि ये डायरिया की वजह से मिकोजल लेयर फटीग हो रही है, जिसकी वजह से सोडियम क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा इस सोडियम पंप को, और ये सोडियम क्या होगा, हमारा क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ORS बहुत इंपॉर्टेंट है अदर देन अदर ओरल फीड। ठीक है, तो ORS हमारा ये आंसर प्रायोरिटी हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट this question. So this is all about today pediatric marathon part 4. Okay, मैं एक चीज क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप इनिशिएट तो ले रहे हो, मतलब क्वेश्चंस करने के लिए, बट सबके सब इनिशिएट नहीं ले रहे हो। इवन मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ पर्सन वो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता, और कुछ ही % ऐसे जो सब्सक्राइब कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप बार बार देख रहे हो, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये पास ये वीडियो जा पाए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल, बाय बाय।